बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। आज से दोबारा मैचेस का आगाज़ होगा पीएसएल का, और ऑलमोस्ट 8-9 दिन का जो गैप आया उसके बाद रिज्यूम किया जा रहा है मैचेस को। पिंडी में मैच होगा जी पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओबियसली अब जो एक बैटल चल रहा है प्ले ऑफ के लिए, उसके लिए हर मैच जीतना हर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सिर्फ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे जी। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। उमर भाई, इस पे बात करने से पहले एक दफ़ा हम क्विकली नज़र दौड़ा लेते हैं जी पॉइंट टेबल की तरफ, क्या स्टैंडिंग चल रही है उसके बाद देखते हैं। जिस तरह हमने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। कराची किंग्स की बात कर रहे थे, ओबियसली ये भी सेकंड नंबर के ऊपर है और इनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। कराची किंग्स की बात करें जी 10 पॉइंट है, और ज़ल्मी की बात करें तो इनके 8 पॉइंट है। और ज़ल्मी के लिए तो दोनों मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ओबियसली इनका एक मैच कराची के साथ और नेक्स्ट जो लास्ट मैच होगा वो लाहौर कलंदर के साथ होगा। तो इस पर डिस्कशन करते हैं दोनों कम्बिनेशन के वाले से। थोड़ा बताइए आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस लग रही है, क्या बेहतर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, कराची किंग्स का मैं इसलिए कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने बाउंस बैक किया है, मैं थोड़ा सा कराची को फेवर दूंगा। और जिस तरह उनके नंबर 4 ने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, नंबर 6 ने परफॉर्म किया है, और बाकी जो उनके फॉरनर प्लेयर्स हैं वो उसी तरह वापस आ रहे हैं और वो उसी टीम को कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैच कराची को देना चाहूँगा कि कराची अगर जीतती है तो फिर ऑटोमेटिकली पेशावर स्टेप बैक कर जाएगी और कह लें कि टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह पेशावर को आप कह लें लास्ट मैच में उन्होंने विन किया है जी, आप कह सकते हैं कि जो आपने और मैंने पिछले शो में बात की थी कि भाई ये क्रिकेट नहीं हुई, ये कुछ हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको देखना चाहिए। तो ये है कि कराची की किंग्स ने अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और जो मैचेस जीते हैं बड़े तगड़े किस्म के जीते हैं। अच्छा, हम कोशिश करते हैं आज के मैच में दोनों टीम का प्लेयर टू प्लेयर भी एनालिसिस किया जाए। पहले हम डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग कराची किंग्स के वाले से। कैप्टन के जिक्र किया जाए तो डेविड वार्नर है, दोबारा टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। इम्पैक्ट बड़ा है, नाम क्योंकि बहुत बड़ा है, जब भी रन्स करते हैं टीम जीतती है। आप कप्तानों का कंपैरिजन पहले करके देखते हैं, और दूसरी तरफ बाबर आजम है, आल दो के उनका भी 5-6 साल का कप्तानी का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट एक प्रेशर के साथ वो एक आए हैं इस पीएसएल में भी कि ऑलमोस्ट 10 इवेंट हो चुके हैं, 7-8 इंटरनेशनल, 3 सीज़न पीएसएल के हो चुके हैं, कभी कोई टाइटल नहीं जीत पाए। तो दोनों को आप एनालिसिस कैसे करेंगे कप्तानों का? देखिए, बाबर नो डाउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस साल उससे वो परफॉर्म नहीं हुआ। तो मैं इसलिए थोड़ी सी फेवर इसलिए वार्नर को देना चाहूँगा कि वो अगर उनसे वो परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन अपना इम्पैक्ट वो उसी तरह का उन्होंने रखा हुआ T20 की तरह, और अपनी टीम को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ख्वाह वो आउट हो रहे हैं, चाहे वो जैसे मर्जी आउट हो रहे हैं, वो T20 को T20 समझ के ही खेल रहे हैं जी। ठीक है। बाबर पे थोड़ा सा प्रेशर आया तो बाबर उसी तरह टाइम लेने लग गया कि भाई 46 बॉलों पे 47 बॉलों पे 50 कर रहा है या 52 कर रहा है। लेकिन वार्नर अभी तक वार्नर ने इतने बॉल नहीं खेले। अगर मेरा ख्याल है कि वार्नर इतने बॉल खेल लेगा ना, 40+ बॉल खेल लेगा, तो फिर आप देखिएगा कि वार्नर का स्ट्राइक रेट कैसा होगा। वो अपनी टीम को बड़ा एक क्लियर मैसेज दे रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि नीचे आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके लिए वो आसानी पैदा कर रहा है कि भाई विकेट में कुछ नहीं है, अगर मैं जाते ही खेल रहा हूं, अगर मैं टीम के लिए खेल रहा हूं, तो आप लोगों ने भी ही टीम के लिए खेलना है। तो एक क्लियर मैसेज दे रहा है अपने एज ए बैटिंग यूनिट को। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि कराची किंग्स में मुझे नजर आई है। कराची किंग की अगर हम टॉप ऑर्डर की भी बात करते हैं, टिम सेफर्ड है, डेविड वार्नर है, और फिर जेम विंस है। जो जेम विंस का रोल हमने कल भी बात की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है कि 3 मैन ऑफ द मैच हैं। हर मैच में वो जब खड़ा हो रहा है टीम को लेके जा रहा है। एक तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस का बताइए, और जो फिर कंप्लीमेंट कर रहे हैं, पहले खुशदिल शाह थे, अब इरफान खान नियाज़ी भी 2 मैचेस में अच्छा किया है। एक तो उन्होंने सिंगल हैंडी मैच जिताया लाहौर के अंदर से। तो ओवरऑल इनकी बैटिंग का जो पूरा आप पूल देखते हैं वो कैसे आप सम अप करेंगे? आप ये देखें ना कि विंग्स को जैसे वो आता है विकेट पे, तो उसके इर्द गिर्द जो खेलने वाले लोग हैं उस पर प्रेशर नहीं आने दे रहे। अगर कोई नया बैट्समैन आता है, अगर वो प्रेशर में है, तो वो सारा प्रेशर अपने पे ले लेते हैं और वो फिर चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एज ए सीनियर प्लेयर कि वही वो यंग, अगर उनके साथ कोई नंबर 4 पे यंग प्लेयर खेल रहा है तो उसको वो कंफर्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि वो जब खेलना शुरू करते हैं तो वो आप ये समझ लें कि 10 से ऊपर की वो एवरेज लेके चल रहे हैं। उसके बाद जब इरफान है, खुशदिल शाह है, खुशदिल शाह को तो एक्स्ट्रा आप एज इसलिए दे सकते हैं
कि भाई वो साथ में बॉलिंग कर रहा है, जी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वार्नर को उस पर इतना ट्रस्ट है कि वो उसको बॉलिंग भी करवा रहा है। नॉर्मली पाकिस्तान टीम में वो इतनी लंबी बॉलिंग नहीं करता, नहीं कर या रहा, हाँ जी। मैक्सिमम 1 ओवर करता है या 2 ओवर करता है। यहाँ पे वार्नर इससे 3-3, 4-4 ओवर करवा रहा है और खुशदिल शाह विकेट्स भी ले रहा है, और उसको कोशिश होती है कि यार मैं कंटेन भी करूं और विकेट्स भी लूं। अगर कप्तान ने मेरे पे ट्रस्ट किया है तो ये उसको एज है। इरफान नियाजी का ये आपको एज है कि यार उसने 2 मैच अच्छे खेले हैं। अच्छा, मेरी नज़र में उसने 1 खेला है, उससे पहले वाला मैच उसने इतना, आप कह सकते हैं, उसने स्कोर किया 40 किया था लेकिन बड़ा स्लो था। हाँ। स्लो था, वो उस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं था जो इसने सिंगल हैंडेडली जितवाया। उसमें इसने स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव किया है, नो डाउट। इसके एरिए में बॉल आए हैं, जो इसके फेवरेट शॉट्स हैं उसमें इन्होंने स्कोर किया है। जो इसने अच्छे बॉलों को इसने शॉट्स नहीं मारे। प्लेयर्स का तब पता चलेगा जब अच्छे बॉल्स को अगर कोई प्लेयर शॉट मारेगा तो तब मजा आएगा कि हाँ भाई इसने अपनी क्रिकेट भी इंप्रूव की है और इसने अपना स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव किया है। तो दूसरी टीमें या आने वाली टीमें जो इसके अगेंस्ट होंगी, उनको एक वेकअप कॉल चली जाएगी कि नहीं भाई अब ये रेडी हो गया है, इससे हमने कैसे कैसे बचना है जी। तभी प्लेयर का पता चलता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं तो बैटिंग के दरमियान में मेरा मानना है कि ऑलराउंडर का बड़ा ख़ास रोल है, और जो रोल अब नबी ने आके इनकी टीम में किया है, वो आल्दो इंटरनेशनल क्या हर तरह की दुनिया की वो लीग खेलते हैं और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं, और 2-3 मैचेस में जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है, नबी को आप एज ए बैटिंग में भी और बॉलिंग में सेंटर में कैसे देख रहे हैं, जो एक पूरा उनकी टीम को जेल कर रहा है? देखें, जैसे लाहौर कलंदर की तरफ से सिकंदर रजा है, मैं इसी तरह कराची में नबी को बोलूँगा बिल्कुल ऐसे ही कि भाई उसको वार्नर ने जब भी बॉलिंग दी है, चाहे वो नया बॉल है, चाहे वो मिडल ओवर्स हैं, चाहे वो लास्ट ओवर है, नबी ने ये नहीं बोला कि यार मैं नहीं कर सकता। नबी ने कहा कि भाई लाओ मुझे दे दो, मैं डिलीवर करूँगा। उसने कोशिश की है। उसका दिल इतना बड़ा क्यों है? मैं सबसे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं बनाए। उन्होंने अपने प्लेयरों को इतनी खुली छुट्टी दी हुई थी कि वो दुनिया की हर लीग जाके खेलें। आप ये देखें कि आज से आप 6 साल पहले या 7 साल पहले पीछे चले जाएं या 8 साल पहले पीछे चले जाएं, अफगानिस्तान की टीम कुछ भी नहीं होती थी। हम कहते थे कि यार अफगानिस्तान नहीं, लेकिन वाहिद बंदा मैं था कि आप मेरी स्टेटमेंट भी उठा के देख लें, मैं बोलता था कि एक टाइम आएगा कि अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलने के लिए सारी टीमें डरेंगी। बिल्कुल ऐसे टाइम आ चुका है। क्यों कि मैं उनके प्लेयरों को देखता था कि वो दुनिया की हर लीग जाके खेलते थे। उनका क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कहता था कि भाई हमने तुम्हें 2 लीगों की परमिशन देनी है या 1 लीगों की परमिशन देनी है, 3 लीगों की परमिशन देनी है। वो अपनी अगर सीरीज भी रखते थे ना, तो वो ये देखते थे कि यार अगर हमारे प्लेयर अवेलेबल हैं तो तब हमने सीरीज रखनी है। अगर वो लीगों में बिजी हैं तो हमने उनकी लीगें खराब नहीं करनी जी, हमने उनको लीगें खेलने देनी है। आज ये देखें कि नबी हो गया, राशिद खान हो गया, या कोई भी प्लेयर XYZ अफगानिस्तान का है, वो दुनिया की हर लीग खेल रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है। इसलिए नबी ने इतना, वो पहले इम्पैक्ट नहीं करता था या बॉलिंग में या बैटिंग में, जो कि अब मैच्योर हो चुका हुआ है। वो ऊपर से उसकी एज ऐसी हो गई है कि वो प्रेशर को एग्जूम करता है, बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, वो उस तरह का डिलीवर करता है जो उसकी टीम और उसका कप्तान उससे रिक्वायर्ड उसको होती है, वो चीज़ें वो डिलीवर करता है। बिल्कुल। और नबी और ख़ासतौर पे राशिद की जब बात की जाती है, राशिद खान, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अब दुनिया की कोई भी लीग होती है तो ऑटोमेटिकली पहली चॉइस के तौर पे कंसीडर होते हैं। अच्छा, कराची की अगर बॉलिंग बात करते हैं तो वो भी एक कंप्लीट पैकेज इस दफ़ा नज़र आता है। जैसे हमने कल बात की थी टॉप 5 बॉलर की बात कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी हमें नज़र आ रहे हैं, इनके नंबर 1 पोजीशन पे हसन अली नज़र आ रहे हैं, मीर हमज़ा एक ज़रूर उस पर भी बात करनी पड़ेगी। जिस तरह की खूबसूरत बॉलिंग, एक कंट्रोल, मतलब आपको लगता है कि जैसे टेस्ट की बॉलिंग होनी चाहिए वो भी कर रहे हैं, रन्स भी कंसीड नहीं कर रहे, और T20 की जब खूबसूरती भी दिखानी होती है डेथ बॉलिंग के अंदर, वो भी हमें नज़र आ रही है। तो आप उनको कैसे देखते हैं इवॉल्व होते हुए तीनों का? बल्कि बताइए। देखिए, मीर हमज़ा के साथ मैं UBL में खेला हूँ, ठीक है। आप भी कहते होंगे कि यार उमर ने पता नहीं कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं खेला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पूरे कैरियर में 4 ही डिपार्टमेंट से खेला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा अहम रोल रहा है, और अपने डिपार्टमेंट को जितवाने में, और समझ लें कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ हूँ मैं हर जिस भी डिपार्टमेंट में गया हूँ, चाहे वो 1 डे है चाहे 4 डे है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मीर हमज़ा के साथ मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कुछ कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि यार ये बहुत अच्छा बॉलर है,
जब ये नया बॉल करता है डिफरेंट होता है, फिर फर्स्ट चेंज पे आता है डिफरेंट होता है, जब ये थर्ड में आता है तो टोटली डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट नहीं होता, वो उस सिचुएशन के मुताबिक बॉलिंग कर रहा होता है। आप उसका जितना भी टेस्ट रिकॉर्ड निकाल के देख लें, वनडे रिकॉर्ड निकाल के देख लें, अभी तक तो मेरा ख्याल वनडे खेला नहीं है, T20 निकाल के देख लें, तो T20 में वो डिफरेंट बॉलिंग कर रहा होता है। ठीक है, उसकी इतनी पेस नहीं है कि भाई उसकी 130-135 की पेस है, लेकिन आप ये देखें कि जब उसको वार्नर ने डेथ ओवर में भी बॉलिंग करवाई है तो उसका टारगेट क्या होता है? यॉर्कर, वो यॉर्कर कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। वो यॉर्कर में अगर लो फुल टॉस हो जाए ना तो अपने आप को वो चेंज नहीं करता, वो उसी लाइन को हिट कर रहा होता है। क्यों? कि चाहे जितना मर्जी बैटिंग विकेट हो तो एंड ऑफ द डे आप यॉर्कर से ही बच सकते हैं। तो ये उसकी अच्छी चीज है कि अगर कराची की तरफ से 2 टॉप 5 में बॉलर्स हैं, हसन अली और अब्बास, आप ये देखें कि उसमें अहम रोल इसका मीर हमजा का भी है। जी बिल्कुल है, इसने हर मैच में, और जब पाकिस्तान के बाकी बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये, और तो मीर हमजा को वो डेथ ओवर बॉलिंग में आता है तो मीर हमजा वो डिलीवर करता है। उसके बीच में अगर खुशदिल शाह आता है या कोई भी बॉलर आता है तो वो वार्नर उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कि यार मैंने इनको लास्ट ओवर में नहीं लेके जाना। वो अपने लास्ट ओवर अपने मेन बॉलरों को ही करवा रहा है। अगर उनको मार भी पड़ रही है तो वो उनको गिरने नहीं दे रहा, वो उनको उठा के लेके चल रहा है साथ अपने। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसा हसन अली की कल हमने बात की, अमीर हमजा की बात कर रहे हैं, बॉलिंग का तो पूरा यूनिट ये भी नज़र आ रहा है। और शायद अगर आप डेथ बॉलिंग की या ओवरऑल एक पैकेज करें तो कोयटा और कराची 2 ऐसी साइड नज़र आ रही हैं जिनकी बॉलिंग जो है वो सबसे आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है। अच्छा, मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो टीम PSL में अच्छा परफॉर्म करती है जिसका इमर्जिंग परफॉर्म करता है। तो इनकी टीम में भी जब कराची में जब से वो 7 बेग आए हैं, उसने आके जब वो बैटिंग के अंदर भी कुछ करना शुरू किया, बड़ी अच्छी उसने 2-3 इनिंग्स खेली हैं कराची के। अब भी वो भी इमर्जिंग वाला भी एलिमेंट मुझे लगता है सॉर्ट आउट हो गया। उस बच्चे के वाले से कहना चाहे अंडर 19 की कप्तानी भी की उन्होंने अभी रिसेंटली। देखें, लास्ट मैच में नो डाउट इरफान ने तो परफॉर्म किया ही किया। आप ये देखें कि उस बच्चे ने आके जिस तरह मोमेंटम पकड़ा है तो इरफान को वहां से थोड़ा सा इरफान का दिल बड़ा हुआ है कि यार ये कर रहा है तो मैंने भी ये काम करना है और हम ये मैच जीत सकते हैं। उस बच्चे ने जैसा इम्पैक्ट शो किया है कि उसके सामने इन्होंने स्पिनर लगाए, उसने कहा कि बस भाई ठीक है, मैंने इसको यूटिलाइज करना है। उसमें उसने यूटिलाइज किया, इरफान के लिए आसानी पैदा हुई, इरफान ने फिनिश अच्छा कर दिया। तो ये जो इमर्जिंग प्लेयर होता है, नो डाउट कि ये टीम को जितवाता है। लेकिन जो टीम जीतती है T20 में, आप ये देखें कि बहुत कम चांस होता है कि यार 5वें छठे की बारी आती है T20 में। अदरवाइज पहले 4 बैट्समैन ही पूरा ओवर खेल लेते हैं। T20 में अगर आपने जीतना है तो आपकी बॉलिंग पूरी होनी चाहिए, बॉलिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी बॉलिंग पूरी होगी तो तब ही आप जीत सकते हैं। अगर आपकी टीम ने 130 भी किया, 140 भी किया ना, तो अगर आपकी पूरी बॉलिंग होगी ना, एक स्पोर्टिंग रोल होता है बीच में ऑलराउंडर जी या पार्ट टाइमर होता है कि यार उस मैच में, लेकिन वो छठे के तौर पे आपको रखना चाहिए ना। अगर मैं वही बता रहा हूं ना कि आप अपने पहले पूरे 5 बॉलर करें और तब ही आपको फायदा होता है। जो छठा होता है ना वो आपका ऑलराउंडर होता है कि यार जहां पे जरूरत पड़े कि यार एज ए बैटिंग ऊपर से आउट हो गए तो भाई ये बैटिंग भी अच्छी, जैसे जिंदा मिसाल है फ़हीम अशरफ की मिसाल है आपके पास। उसके बाद आपका वसीम जूनियर है, उसकी मिसाल है कि भाई अगर ऊपर से आउट होते हैं तो ये आके नीचे से थोड़ा सा बैटिंग को संभाल लेते हैं। अगर बॉलिंग में किसी को मार पड़ रही होती है तो ये आके संभाल लेते हैं। इस तरह का रोल होना चाहिए। आपके पास अगर प्रॉपर बॉलिंग नहीं होगी तो आप T20 में स्ट्रगल करेगी एज ए टीम आपकी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा आप ज़ल्मी के हवाले से बात करते हैं। ज़ल्मी की भी पहले बॉलिंग कर लेते हैं क्योंकि बॉलिंग का जिक्र कर रहे हैं। तो इनका जो इमर्जिंग है अली रज़ा, वो शायद इस PSL का सबसे बड़ा फाइंड है और अंडर 19 से ये भी आया है। जैसे 7 बेग की बात कर रहे हैं तो इसने भी इस तरह शानदार परफॉर्मेंस दी और हर मैच के अंदर 140 प्लस कर रहा है। 1-2 मैचेस में उसको रन्स भी हुए। ये अच्छी चीज़ नज़र आई कि ज़ल्मी ने उसको बैक किया। चाहे कोचेस की बात करें, कप्तान बाबर की बात करें, उसको खिला रहे हैं। ये नहीं हुआ कि अहमद दानियाल जो दूसरा लड़का था उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट वो इन्होंने मेन इसी पर रिलाई किया। तो इस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना या पाकिस्तान जब स्ट्रगल कर रहा है फास्ट बॉलिंग में लास्ट 2 साल से, कितना इंपॉर्टेंस रखता है? देखें,
जल्मी की अब जाके बॉलिंग पूरी हुई है जब से उन्होंने लेकिन अभी भी एक शॉट वैसे देखिए, डालते हैं। कुछ भी है वो साइम अयूब उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब से अहमद दानियाल आया है उसकी जो स्लो वन करता है, जो यॉर्कर कर रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहा है। उसको स्पोर्टिंग जो अली रजा है उसको सपोर्ट मिल गई है कि भाई अब मेरे पे इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कप्तान पे और कोचिंग स्टाफ है जो हेड कोच है, उन्होंने एक प्लान दिया होता है कि भाई किस बॉलर को किस तरह यूटिलाइज करना है। तो अच्छी चीज़ ये है कि बाबर अली को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है और अहमद दानियाल को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है पेशावर के पास कि वो बॉलिंग जो करवा रहे हैं और जिस तरह का वो डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह बाबर चाहता है इन बॉलरों से वो उसी तरह डिलीवर कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस पीएसएल से अली रजा निकला है, नहीं, अली रजा निकला है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से। मतलब हाईलाइट की बात कर रहे हैं कि हाईलाइट पीएसएल एडवर्टाइज होता है तो उसमें नहीं, देखिए इससे पहले वो पाकिस्तान अंडर 19 का टूर कर रहा था, वो उसने वहां पे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, तो तब ही जाके आपने उसको पीएसएल में पिक किया है। अगर वो वहां पे परफॉर्म गेटवे तो डेफिनेटली वो बना, बट हाईलाइट क्योंकि ब्रॉडकास्ट बड़े लेवल पे होती है तो दुनिया को नजर आता है कि हाँ ये आपकी कमोडिटी आ रही है। अब डिपेंड करता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और सिलेक्टरों पे डिपेंड करता है कि हमने इस बच्चे को कैसे लेके चलना है। अब आप ये देखेंगे इसकी जो एज थी, इसी एज में आमिर आया, नसीम शाह आया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अगर इसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग सर्व कर सकता है। आप इसको लीगों में या इधर उधर ना जाने दें। क्यों? क्योंकि जब प्लेयर डिसार्ड होता है तब भी वो लीगों की तरफ अपना रुख कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों करता है कि भाई अगर मुझे पाकिस्तान नहीं खिला रहा, मैंने अपना बचपन अपनी सारी जवानी दे दी है पाकिस्तान को, 1-2 सीरीज में हुई है, ये मुझे उठा के बाहर इन्होंने फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है कि लीगें उसको देख रही होती हैं। लीगें तो चाह रही होती हैं कि भाई पाकिस्तान टीम से ना सिलेक्ट हो, हम इसको अपने पास बुलाएं, काउंटी में बुलाएं, काउंटी में बुलाएं, भाई 4 डे इसको खिलाएं, भाई इसको अपने पास ही रखो। अगर इसका कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना, जितने का भी होता है, जब एनओसी देता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है, वो उसकी और प्लेयर की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और प्लेयर की प्राइवेसी होती है जी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता होता है कि भाई इसका कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर इसको उतने पैसे दे दिए जाएं तो वो ये नहीं जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो भी लीग में या काउंटी में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, तो डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने उनको उतने पैसे दे दिए कि भाई आप ना जाओ, आप पाकिस्तान को सर्व करो। तो अगर इस तरह का हो, ये मेरा ख्याल है एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करेंगे और आप उमर अकमल के हवाले से जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं आज वो भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे ज़ल्मी की बॉलिंग के हवाले से, अली रज़ा की हमने बात की। जब से इनको विकेट्स मिलना शुरू हुआ, अलजारी जोसेफ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे, उनका बड़ा एक रोल रहा। फिर इसी तरह मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको एक स्पिनर ज़रूर ऐड करना चाहिए। जो 2-3 विकेट्स इनको आई थी उसमें आरिफ यकूब को भी ऐड किया। अच्छा, 3 अच्छे स्पिनर हैं इनके पास क्वालिटी, आरिफ यकूब है, मेहरान मुमताज़ हैं, उसको भी 1-2 मैचेस में दिया बट कुछ रन हुए उनको। फिर अभी मेहरान मुमताज़ को तो नहीं खिलाया, सुफियान मुकीम को खिलाया इन्होंने। मेहरान मुमताज़ अभी डगआउट में, तो ये 2-3 अच्छे क्वालिटी स्पिनर रखे, बट स्पिनर पे ये रिलाई नहीं कर रहे। रिलाई ज़्यादा ये हम देख रहे हैं साइम अयूब पे ही कर रहे हैं, उसको 5-6 बॉलर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये एक एरिया जिसमें पेशावर ज़ल्मी गलती कर रहा है कि बैटिंग 6 की बजाय 7 पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि T20 बॉलिंग के ही सर पे जीती जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऊपर के 5 या 6 बैट्समैन उन्होंने कुछ नहीं ना किया, सातवें में नहीं करेगा, 7वें के साथ बॉलर खेल रहा होता है, ठीक है। आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करें। आप अगर समझते हैं ना कि भाई फास्ट बॉलर हमारे पास हैं, तो भाई अगर आप अपना जेन्युइन स्पिनर भी डाल लेंगे ना, तो आप उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये आउट करके देगा, ये कंटेन भी करेगा। 20-3 रन साइम अयूब पे आप देखें, साइम अयूब पे आप ये रिलाई नहीं कर सकते कि यार ये हमें आउट भी करके देगा और स्कोर कंटेन भी करेगा। पहली बात तो ये है, अगर आपने इस तरह करवाना है तो फिर आपको साइम अयूब को या हुसैन तलत को आप पहले उसके 4 ओवर दोनों, अगर आपने करवाने 2-2, पहले आप ओवर फिनिश कर दें। आप ये देखें
कि लास्ट मैच में भी हुसैन तलत को आपने लास्ट ओवर करवाए हाँ, हैं, तो आप ये देखें कि उसके सामने बॉलर खेल रहे थे, ठीक है, जो आप और मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि भाई बॉलरों को, बॉलर के सामने तो वो सरवाइव कर लेगा, जब बैट्समैन होगा या बैट्समैन सेट खेल रहा होगा वो तो ताड़ में होगा कि भाई इसको हुसैन तलत आए या साइम अयूब आए, जी जी हमने इनको यूटिलाइज करना है। जब बॉलर को टारगेट तो बैट्समैन करना के सामने जेन्युइन बॉलर होता है ना, तो बैट्समैन भी थोड़ा सा घबराता है कि यार इसको मैंने टेक्निकली कैसे खेलना है। तो जब टेक्निकली उसको खेलने जाता है उसमें वो डॉट बॉल्स भी होते हैं, तो अगर वो समझता है ना कि यार मैंने इसके 2 बॉल डॉट कर ली हैं, 3 बॉल डॉट कर लिए, तो वो जब उसको मारने जाता है तो तब वो गलती करता है, या जोर से मारने जाता है तो तब उसका हेड थोड़ा सा शेक होता है, ग्रिप थोड़ी सी शेक होती है, तब उसमें आउट होता है। जब आपके सामने इसी तरह के बॉलर आएंगे तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई आने दो, जरा हम भी मजा करें। हाँ, और ऑब्वियसली आप हर टीम आपके वीकर लिंक को करती है, और पांचवा अगर आपके पास है ही नहीं है प्रोफेशनल, और ये दुनिया क्रिकेट अब इवॉल्व होगी, हर टीम स्पेशलिस्ट के साथ जाती है। वो जो कहते थे ना रेलू गोटे वाला सीन, वो अब खत्म होना शुरू हो गया। अच्छा, अब अगर बात करते हैं जी इनकी बैटिंग की, जैसे हमने कल भी जिक्र किया कि बाबर अब 3 पे आ रहे हैं और साइम अब ऑब्वियसली ओपन कर रहे हैं, बट किसी ना किसी फॉरेन प्लेयर को ओपन करवाई जा रही है। एक तो इनका अब ये स्टांस कैसा देखते हैं कि बाबर का 3 पे आना ठीक है, और ये कल भी आपने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया बाबर का, अब ओपनिंग का लगता है कि ये ठीक है कि साइम के साथ कोई और ओपनर आना चाहिए? देखिए ठीक तो पहले भी था, लेकिन वही बात आ जाती जैसे मैंने आपको कल बोला है कि भाई 5 साल मज़े कर लिए हैं, अपनी मर्जी कर ली है, अब फ्रेंचाइज़ों को भी चाहिए और इसको भी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि भाई हमने इसको कैसे लेके चलना, और बाबर को भी ये चाहिए कि मैंने अब अपने आप को कैसे लेके चलना है। अगर ये नंबर 3 पे आया है साइम और उसके साथ फॉरनर प्लेयर है, वो आप ये देखें कि दोनों अगर ऊपर से सर्कल अच्छा खेल रहे हैं तो बाबर के लिए आसानी होगी। अगर अल्लाह ना करे ऊपर से कोई आउट होता है पहले दूसरे ओवर में, तो तब भी बाबर को पूरी टीम को साथ लेके चलना है जी, तब ही बाबर का फायदा है। वो जो हमने कल बात की, एंकर करना है और फिर उसके साथ खेलने वालों को पता चलना चाहिए कि भाई हमने हमारा रोल क्या है। ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा बाबर के लिए कि यार अब मेरा रोल ये है, अब ज़ल्मी की तरफ से मेरा रोल ये है, जो कि होपफुली इंजी भाई ने उसके साथ बात की होगी, क्योंकि मैंने खुद एज ए प्लेयर इंजी भाई के साथ काम किया है, जवेद मियादा साहब के साथ मैंने काम किया। जब हमारा इंडिया टूर, कोई भी बड़ा टूर आता था तो ये लेजेंड कैंप में आते थे, इनको स्पेशली बुलाया जाता था, और स्पेशली समझ लें कि यंगस्टर्स के लिए और जो मिडिल ऑर्डर्स होते थे उस वक़्त मैंने इनके साथ काम किया है। तो इंजी भाई बताते थे कि भाई आपने इस सिचुएशन में ऐसे खेलना है, इस सिचुएशन में ऐसे खेलना है। तो मैं वो चीज़ें जाके अप्लाई करता था ना बड़ी सीरीज़ों में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी होती थी, पाकिस्तान टीम को कामयाबी होती थी, और मैं मैन ऑफ द सीरीज़ें होता था वहाँ पे। तो ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इंजी भाई ने बाबर से बात की होगी, और इंजी भाई ने बाबर को कहा होगा और इंसिस्ट किया होगा कि भाई अगर आप नीचे आओगे तो आपकी टीम भी अच्छी होगी, टीम भी कामयाब होगी, आप खुद भी कामयाब हो गए। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है बाबर ने, खुद से भी, अगर खुद से लिया तब भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इंजी भाई की मानी है तब भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये प्लस पॉइंट हो सकता है पेशावर के लिए। अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा बाबर कर लेता और इंजी भाई कर लेते या हेड कोच कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि अगर आज जो पेशावर यहाँ पे खड़ी हुई है कि भाई दोनों में से दोनों मैच जीतते हैं तो क्वालिफाई करते हैं, अगर स्टार्टिंग में होता तो मेरा ख्याल है आज जहाँ पे कोयटा खड़ी हुई है तो आज पेशावर यहाँ पे खड़ी होती। और ऑब्वियसली राइट डिसीजन राइट टाइम पे करने से बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, थोड़ा सा मोहम्मद हारिस और साइम अयूब की बात करते हैं। साइम अयूब ऑब्वियसली कम बैक कर रहे हैं, थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आते साथ शायद वो इस तरह इंपॉर्टेंस नहीं रखती आपकी फॉर्म कि आप परफॉर्म करें। उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? पहले मैच में 50, अभी बिट्स एंड पीसेस में लास्ट मैच में हर 49 अच्छा किया उन्होंने, थोड़ा फ्री फ्लोइंग नज़र आए। और दूसरा ये हारिस सबसे सरप्राइज एलिमेंट है कि सबसे हाईएस्ट रन गेटर इनकी तरफ से हारिस है, और नंबर 4 दिया गया, हालांकि वो भी रेगुलर ओपनर है, 5 दिया गया और फिर 5 भी एक मैच में दिया गया। तो आपके ख्याल में अगर इन दोनों की ओपन करवा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? और दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं आप? देखें, जो लास्ट 2 मैचों में मैं फॉरनर प्लेयर को देख रहा हूँ एज ए ओपनर, मेरा ख्याल है कि हारिस को ओपन करवाई जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और उसको अगर आप नंबर 4 पे ले आएँ तब भी वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी जो गेम अवेयरनेस है वो
ज़्यादा अच्छी है कि उसको पता है कि भाई मैंने कौन से बॉलर को यूटिलाइज करना है, कौन से को नहीं करना। जी। हारिस का ये है कि हारिस एक ही फ्लो में चलता है, तो अगर हारिस को आप ओपन करवाएं और उसको फ्री हैंड ऑलरेडी आपने नीचे भी दिया हुआ है, दिया बिल्कुल ऐसे। नीचे भी दिया हुआ है, अगर आप उसको ऊपर दे देंगे सर्कल का अच्छा यूज करेगा, उस सर्कल का अच्छा यूज करेगा। अगर ऊपर से अगर आपके आउट होते हैं तो हारिस अपनी गेम चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो एक फ्लो में चल रहा होता है। वहां पे अगर हारिस आउट हो जाएगा तो आपकी पूरी टीम डैमेज हो जाएगी। अगर आप फॉर्नर पटेल को नंबर 4 पे ले आएंगे ना, उसको सिंगल डबल भी आता है करना और सिचुएशन के हिसाब से वो खेलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर 2 चेंजेस कर लें, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, नो डाउट कि उनकी टीम में, उनके डगआउट में लेजेंड बैठे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं अपनी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर मैं होता तो मैं ये करता कि भाई हारिस आप जाओ एज ए ओपनर, जो आपका दिल करता है आप करो। उसको नंबर 4 पे लेके आता और बाबर नंबर 3 पे बाबर को वो स्पोर्टिंग रोल दे सकता था कि भाई आप बाबर आपने नॉर्मल खेलना समझ आती ठीक है, वरना आपके साथ ये खुद ही पूरा ओवर यूटिलाइज करेगा। लेकिन बाबर बशर्त ये है कि अगर बॉल आपके जोन में नहीं है तो आपने उसको सिंगल या डबल में कन्वर्ट करना है। ये नहीं है कि आपने 2-3 बॉल डॉट खेल के सिंगल करके आओ तो इस पे प्रेशर है, नहीं मिल रहा है ठीक है, नहीं तो आपने सिंगल देना, ये खुद इसको यूटिलाइज करेगा इस ओवर को। तो ये थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होती है बिल्कुल। और जिस तरह बड़ा काम कर रहे हो, शायद एक स्टैट भी बड़ा डिफरेंट था और ऑड था हमारे पाकिस्तानी के लिए कि सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलने वाले लीग में हमारे नंबर आता है। जी, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके ज़ल्मी के हवाले से थोड़ी मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, ज़ल्मी के हवाले से थोड़ी सी मजीद डिस्कशन कर लेते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए। एक मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आया इस दफ़ा ज़ल्मी का, वो ये भी था कि इनके जो भी फॉरेन प्लेयर थे, चाहे कैडमोर की बात करें, मिचेल ओवन की बात करें, या एक आधा और भी इन्होंने रखा है, कोई भी इनका परफॉर्म नहीं कर पाया। और उसका इनको बड़ा ठीक ठाक, हाँ बॉलिंग में लुक वुड इनका अच्छा परफॉर्म करता रहा, लेकिन बैटर इनके जो थे ना वो दोनों तीनों परफॉर्म नहीं कर पाए। उसकी वजह से ये पाकिस्तानी प्लेयर पे प्रेशर आया। तो ये आपको लगता है कि इस दफ़ा इनकी जो पिक थी वो समहाउ उस तरह वर्कआउट नहीं की या वो परफॉर्म नहीं कर पाए बैटिंग के अंदर? देखिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ सोच के ही पिक किए होंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो बेटर यही है कि अगर आप उनको लाइन में ले लें या उनसे पूछ लें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बात वही आ जैसे गॉडमोर करता रहा, लेकिन बात वही आ जाती है। देखिए बात वही आ जाती है, आप दुनिया की जौन सी मर्जी लीग उठा के देख लें, मैं आपसे नहीं, मैं बहुत देर से कह रहा हूं, दुनिया की जौन सी मर्जी लीग उठा के देख लें, जब तक उनका लोकल प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलर है, तो वो टीम कभी भी नहीं जीतती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज अगर क्वेटा क्वालिफाई कर गई है, आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, क्या फॉरेनर प्लेयरों ने परफॉर्म किया है? हाँ, उनके अपने लोकल प्लेयरों ने अच्छा किया, बिल्कुल किया। जब तक लोकल प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी टीम कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। इनको ये चाहिए कि भाई जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, ठीक है, आप उन पे रिलाय करें, उनको पिक करें सबसे पहले कि यार जो आपके ओपनर्स हैं, जो आपके मिडल ऑर्डर्स हैं, जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, उनको आप साथ लेके चलें। आप फॉरेनर प्लेयर को लें, फॉरेनर प्लेयर आप लें जो बॉलर है, जिसकी पेस है 140 प्लस 145 प्लस, उनको आप पिक करें, उनमें वो वेरिएशन करे, तब वो एक बैट्समैन भी थोड़ा सा हिलता है कि यार अब 145 पे ये बॉल कर रहा है तो इसका ये नहीं पता कि भाई इसने अगला इसी पेस में करना है कि अगला वेरिएशन के साथ करना जी, तब ही मज़ा आता है। आप एक प्लेयर को एज ए बैट्समैन, आप ये कह लें कि एज ए बैट्समैन आप चूज़ कर सकते हैं कि भाई ये है। बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे जो सबसे एक इम्पोर्टेंस रखता है वो है हसैन तलत के हवाले से। अभी रिसेंट जो डोमेस्टिक भी हमारा इवेंट हुआ उसके अंदर भी वो कैप्टन बने, जीते अपनी टीम को, उन्होंने लाहौर को टाइटल भी जिताया और अभी भी देख रहे हैं कि बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहा है। और जो न्यूजीलैंड की लिए टीम भी सिलेक्ट की गई थी तो सिलेक्टर्स ने ये बोला कि ये हमारी कंटेंशन में था, हम चाह रहे थे कि इसको सिलेक्ट करना, बट कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं हो पाया, बट ये ज़रूर हमारी जिसे कहना चाहिए ऑन द एज था सिलेक्ट होने के लिए पाकिस्तान टीम के लिए। तो उसको कैसे इवॉल्व होते देख रहे हैं और लंबे अरसे से कंसिस्टेंट वो परफॉर्म कर रहा है बैटिंग में भी और समहाउ बॉलिंग में भी, कह सकते हैं। भाई अगर आपने पिछले टूर पे बोला, ठीक है, अब आपने PSL में भी देख लिया उसको परफॉर्म करते हुए,
तो भाई बांग्लादेश आ रही है, डालो ना इसको टीम में, आप इसको तैयार करें, आप इसको तैयार करें। ये हो गया। फिर आपका वो आमिर जमाल हो गया, ठीक है, आमिर जमाल 140 प्लस करता है, तो आप इनको तैयार करें। फ़हीम अशरफ को आपने ऑलरेडी देख लिया है, वसीम जूनियर को आपने देख लिया है, क्योंकि अभी इन दोनों में टाई पड़ चुकी हुई है कि भाई इन दोनों को मुसीबत पड़ गई है कि भाई मैंने खेलना है, इसलिए ये एफर्ट कर रहे हैं। अब आपने बी टीम भी तो तैयार करनी है। आप हुसैन तलत को बीच में डालें, आमिर जमाल को बीच में डालें आप, कि भाई हमने बी टीम हमने खिलानी है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इनको डर होगा कि यार अगर हम इनसे हार गए, जो कि हमने कहा था कि जी हम थोड़ी सी तेज़ विकेटें बनाएंगे जी, तेज़ विकेटें बनाए, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज हमसे आराम से निकाल के ले गया वो। अगर तेज़ विकेटें बनाते हैं तब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं, ब्रेक विकेटें बनाते हैं तब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं। वो तो हमें बैटिंग बनाते हैं तो दूसरी ऑपोजिशन ज़्यादा मार के चली जाती है, आउट ही होते। मैं वही बताने वाला हूँ ना कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ बी टीम खिलानी चाहिए और उन प्लेयरों को खिलाना चाहिए जिनसे आपको पता हो कि यार इनको हमने कम बैक करवाना है, ठीक है। जैसे साइम अयूब है, पिछले कुछ अरसे से वो नहीं खेला, आप साइम अयूब को डालें बीच में, उसका वो इंटरनेशनल का जो एक्सपीरियंस है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आप वापस लेके आए। आप लीगों से उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर हूँ, लीगों में डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का डिफरेंट होता है। प्रेशर कभी गेज कर भी नहीं सकते उसका, ठीक है। आप साइम अयूब को लेके आए, इनको लेके आए, और आप जो समझते हैं कि भाई जैसे कासिम अकरम है, आप उसको लेके आए, जैसे साद जी अंडर 19 का कप्तान है, आप उसको लेके आए, ठीक है। आप उमैर बिन यूसुफ अगर ओपनर है तो आप उसको एज ए ओपनर लेके जाए। आप फखर से बात करके फखर को आप रेस्ट भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि भाई फखर हमारा मेन प्लेयर है, आप फखर को रेस्ट भी दे सकते हैं। अगर वो मानता है, नहीं मानता तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने बी टीम भी तो तैयार करनी है। अच्छा, आपके ख्याल में अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 20 के करीब मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा, तो आपके ख्याल में 20 जो मैचेस हैं इनमें एक ही कॉम्बिनेशन खिला के उसको पक्का करना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी हमारे पास मार्जिन है, हम चेंजिंग कर सकते हैं, लड़के डगआउट पे जो हैं या आगे पीछे जितने परफॉर्मर हैं उनको भी चांस दे सकते हैं अगले 3, 4, 5 मैचेस में? देखें 20 मैचेस हैं हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है। आप समझ लें कि अगर आप 5 मैच या ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 मैच बी या सी टीम को देंगे ना, उसके बाद जितने भी मैचेस होंगे ना, तो आपने एक प्लेइंग 11 लेके चलना है। उनको एक क्लियर मैसेज दे देंगे भाई वर्ल्ड कप आपने खेलना है, ठीक। और आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है और अपना इम्पैक्ट ऐसे छोड़ना है कि भाई वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल टीम की जो दूसरी टीमें हैं उनको ये एक क्लियर मैसेज चला जाए कि नहीं भाई ये इन्होंने अपनी गेम चेंज कर ली हुई है और ये कोशिश कर रहे हैं। ये उन तक अगर क्लियर मैसेज आएगा ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि वर्ल्ड कप में हर टीम हमसे खेलने के लिए डरेगी कि भाई ये पिछले 15 मैचों से या 16 मैचों से अपना इम्पैक्ट ऐसा इन्होंने रखा हुआ है, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो ये हमसे डरेंगे। यहाँ का पता नहीं होता, वर्ल्ड कप से 3 दिन पहले पूरी टीम चेंज हो जाती है। और ये तो हर दफ़ा हुआ है कि जब स्क्वाड आता है तो बिल्कुल ही नए चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। ये तो हमेशा देखा है कि इवेंट से पहले पैराशूट के थ्रू कई लड़के आ जाते हैं, ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये अभी आपसे ज़्यादा चाहेंगे अमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज मैच होगा जी पिंडी में, और मैं गुजारिश करूंगा पिंडी के और इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं, क्राउड है, जहां आपने छोड़ा था जैम पैक किस्म का स्टेडियम, उसी तरह आइए, दुनिया को बताइए कि हम कोई स्केयर नहीं है, और इसी तरह मैच को भी इंजॉय करें, हम लोग भी इंजॉय करेंगे जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।